हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र क्या है। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं, जिसमें हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है, उसके बाद खाली जगह को भरने वाला लिया है, फिर उसके बाद हम लोग असत्य और सत्य जो क्वेश्चन चुनने को दिया गया है उसको भी हमने यहाँ पे लिया है, और लास्ट में यानी आखिरी में जो हम लोग लिए हैं वो लघुतरीय प्रश्नों को लिए हैं। तो आप लोग बने रहे, शुरू से लेकर अंत तक के वीडियो को देखिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट का भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी का हमने क्वेश्चन आंसर करा दिया, जो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहां से आप उसको इजिली देख सकते हैं। भारतीय भवन से हो चाहे वो एनसीईआरटी से हो, वो सब आपको मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ, उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं, और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चन है वो खुद से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में उसी तरीके से लिखना होगा। अगर आप लोग यहाँ पे से देख रहे हैं तो सिर्फ यहाँ से हिंट्स लीजिए और उसको लिखने की कोशिश करेंगे खुद से, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं, जिसका आंसर आप लोग खुद देते भी चलिए। आप लोग को कितना सही होता है आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताते भी चलिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें कहता है कि 2008-9 के अनुसार 2008-9 के अनुसार भारत का जो औसत प्रति व्यक्ति आय था वो कितना था। ऑप्शन दिया गया है 22,553 रुपये, ऑप्शन ख में दिया गया 22,494 रुपये, ऑप्शन ग में दिया गया 6,610 रुपये, और ऑप्शन घ में दिया गया है 54,850 रुपये। तो इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। ये भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है 2008-9 के अनुसार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ख हो जाएगा 25,494 रुपये। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से भी दिए होंगे, आपका सही भी हुआ होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन क में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, ऑप्शन ख में 1 जनवरी से 30 जून तक, और ऑप्शन ग में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और ऑप्शन घ में दिया है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो बताएंगे कि भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो कब होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो ऑप्शन आपका ग हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में इसे वित्तीय वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन क में बिहार, ऑप्शन ख में पंजाब, ऑप्शन ग में हरियाणा, और ऑप्शन घ में गोवा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका गोवा। गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ज्यादा है, और बिहार आपको यहाँ पे न्यूनतम लेवल पे देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना है आपको और याद भी रखना है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन क पटना, ऑप्शन ख गया, ऑप्शन ग शिवहर, और ऑप्शन घ नालंदा। तो इन ऑप्शंस में से यानी बिहार के जिलों में से जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है वो पटना का है। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया आता है, और साथ में ये बिहार के राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, जिससे यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय भी सर्वाधिक ही है। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपसे कहा गया है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। क्या वो सहज है, क्या वो वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, या उपयुक्त तीनों है। तो उत्पादन एवं आय गणना विधि जो है वो आर्थिक दृष्टि से क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि ये बिल्कुल तीनों चीज होता है, इसमें सहज भी है, वैज्ञानिक पद्धति भी है, और व्यवहारिक भी है। तो 5 का ऑप्शन घ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग भर लेते हैं खाली जगह को भरने वाले, यहाँ पे जो आपके सामने दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन में कहा है कि बिहार की खाली जगह प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। तो भारत में कितने प्रतिशत। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 41.4% जो आबादी है वो गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है, जिसको हम लोग बीपीएल भी कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे गरीबी रेखा से नीचे कितना है, तो 41.4%। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो क्वेश्चन आता है वो कहता है यहाँ पे कि उत्पादन, आय एवं खाली जगह एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। तो उत्पादन यानी प्रोडक्शन,
आय के मतलब इनकम, और उसके बाद आपको खर्च भी करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, व्यय। व्यय न लिख करके आप खर्च भी लिख सकते हैं। एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं, यानी किसी वस्तु का आप उत्पादन करेंगे तो उससे उत्पादन करने के बाद आप आय यानी इनकम आपको होगा, और जब इनकम होगा तो आप उस चीज़ के लिए आप कुछ खर्च भी करेंगे। तो ये तीनों क्या है, एक तरीके से चक्रीय समूह का निर्माण करता है। तो यहाँ पे व्यय एवं खर्च हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में खाली जगह होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब राष्ट्र की आय में नेशनल इनकम में वृद्धि किया जाएगा तो प्रति व्यक्ति जो आय है इसमें भी क्या होगा, वृद्धि ही होगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से खाली जगह की क्रिया पूरी होती है। तो किस चीज़ की, जब राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में जब वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है कि विकास होगा। तो यहाँ पे विकास की जो क्रिया है वो पूरी हो जाती है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको विकास लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने वाला में, जिसमें कहता है कि बिहार में वर्ष 2008-9 में 8-9 के बीच कुल घरेलू उत्पाद आपसे पूछा है, खाली जगह प्रतिशत हो गया था। तो 2008-9 के बीच में बिहार का जो था वो घरेलू उत्पाद कितना था, तो ये था 11.03%। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दो आपका परसेंटेज वाला था, एक आपका आबादी को लेकर के, गरीबी रेखा को लेकर के, और एक यहाँ पे घरेलू सकल उत्पाद को लेकर के। तो आप दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है जो हम लोगों का सत्य और असत्य यानी सही और गलत करने वाला है, आपको पहचान करके लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि जब राष्ट्रीय आय आप देखेंगे तो कोई भी एक वर्ष में जितना वस्तु का उत्पादन हुआ है, ठीक है, जितना वस्तु का उत्पादन हुआ है और उससे जो अर्जित लाभ हुआ है उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल कथन सत्य है, तो आप यहाँ पे सत्य लिखेंगे, और नहीं तो जो क्वेश्चन में कहा है सही तो आप सही लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है नंबर 2। इसमें आपसे कहा है कि राष्ट्रीय आय एवं व्यय का एक चक्रीय राष्ट्रीय आय नहीं, उत्पादन आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण नहीं करती है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। उत्पादन आय और जो व्यय है वो एक चक्रीय समूह का निर्माण करता है, तो ये यहाँ पे गलत है। तो आप ऐसे कटकुट भी लिख सकते हैं, नहीं तो गलत भी लिख सकते हैं ऐसे ब्रैकेट में करके। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है वो अमेरिका से तो ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ऐसे खाना बना करके, गलत बात है। नंबर 4 कहता है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार सन 1968 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार ही 1968 में पहली बार भारत में जो आय है उसकी बारे में जानकारी मिली थी, या उसको गणना की गई थी, या अनुमान लगाया गया था। तो ये बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सही। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। बिहार में कृषि छोड़ करके और तो कुछ बचा ही नहीं है। जब बिहार से बंगाल अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पे सही लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका तीनों कंप्लीट हो गया, खाली जगह भरने वाला, ऑब्जेक्टिव और सही गलत करने वाला। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आगे का क्वेश्चन है, जिसमें कहता है कि संक्षिप्त रूप को पूरा कीजिए। यानी ये जो फुल फॉर्म में लिखे गए हैं इनको आपको, ये जो वर्ड लिखे गए हैं या कह सकते हैं ये शॉर्टकट जो लिखे गए, इसका आपको फुल फॉर्म लिखना है। जैसे कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पे कुल घरेलू उत्पाद भी लिख सकते हैं, कुल घरेलू उत्पाद, या इसको सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन है पीसीआई का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम। यानी कि पर कैपिटा इनकम कहने का मतलब प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एनएसएसओ का मतलब क्या होता है, तो नेशनल सैंपल
और सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी राष्ट्रीय, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे सर्वेक्षण, ठीक है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है CSO का मतलब होता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। फिर उसी तरीके से NGP का मतलब क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका NNP है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय भी कर सकते हैं इसको। फिर NI का मतलब होता है नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय। तो इस तरीके से जो संक्षिप्त रूप था उसको हमने पूरा कर दिया, आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इसी में एक और बचा हुआ था EDI, ध्यान रखेंगे EDI जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। EDI का मतलब होता है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इन इंडिया। क्या होता है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इन इंडिया, ये EDI का मतलब होता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और आप इसको इजीली तरीके से सोल्व कर पाए होंगे। अब जो हम लोगों का क्वेश्चन आता है वो लघुत्तरीय आता है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आय से आप क्या समझते हैं, यानी आपको बताना है कि इनकम का मतलब क्या होता है। तो आप बताएंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक काम करे, शारीरिक मतलब अपने शरीर से, मानसिक के मतलब अपने दिमाग से काम करता है, और उस कार्य के बदले उसे जो पारिश्रमिक या मजदूरी उसे मिलता है, उसी को हम लोग आय कहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आपका क्लियर हो गया लघुत्तरीय का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एक देश की सीमा के अंदर, जैसे आपने भारत कंट्री में ही किसी भी समय अवधि में, यानी कोई भी वो टाइम रहे, प्राय 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो आप समझ पाए होंगे कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। ये 1 वर्ष में होने वाली घटना है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं कर का कुल बाजार का मौद्रिक मूल्य देश के लिए चुकाना पड़ता है या देश के हित में उसे देना पड़ता है, और इसी चीज को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे पूछा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। भागफल का मतलब यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है, तो ध्यान रखना यहाँ पे जब हम भाग देंगे और किस चीज में, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से, तो वहां पे जो प्राप्त होगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। अब जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसने किया था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रोमांटिक भी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय की गणना किए थे वो 1868 में किए थे, और उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। क्या नाम था उनका, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, जिसमें कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन संस्था के द्वारा की जाती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है 6 नंबर, उसमें आपसे देखिए पूछा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो देखिए यहाँ पे वर्णन करने के लिए आप 200 शब्दों में, 300 शब्दों में, 400 शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। तो इसमें हमने शॉर्ट को ही लिया है कि राष्ट्रीय आय की जो गणना में होने वाली कठिनाई है। नंबर फर्स्ट में कि आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाई। आंकड़ों को एकत्रित करने का मतलब एक परिवार में 200 बच्चे हैं, 200 बच्चे नहीं कह सकते, 20 बच्चे हैं, और उन 20 को अलग अलग जगह पर रखे जाता है और उसका अलग अलग नाम है। तो उनका जो डाटा है, एक आंकड़ा जो है, उसको एकत्र करने में कठिनाई होती है। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि आंकड़ों को एकत्र करने में जो कठिनाई होती है वो इस तरीके से होती है। तो आप लोग इस चीज़ को एक बार खुद से देख लेंगे, और इसको अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिए, नहीं तो इतना ही सफिशियंट है। इस पर कोई आपका नंबर कटने वाला नहीं है। जब आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन कौन सी हैं, किस तरीके से है, तो आपको ये सब बता देना है। ठीक है, तो उम्मीद करते क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्लियर हो गया होगा, जिसमें दोहरी संरचना की संभावना है। तो ये सभी का हमने यहाँ पे उत्तर दे रखा है, आप लोग इसको इजी तरीके से कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए कहता है कि आय की गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें।
जो आय की गरीबी है उसके साथ कैसे रिलेट करेंगे, ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि आय की गरीबी के साथ प्रत्यक्ष संबंध होती है। गरीबी के कारण प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है और प्रति व्यक्ति आय में कमी होने से निर्माण की दर निम्न स्तर की होती है, जिससे विनियोग भी कम होता है, जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय भी निम्न स्तर का कायम हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रख सकते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।